आंसर राइटिंग दोस्तों अपने आप में बहुत टफ काम है। शुरू में समझ में आता नहीं कैसे क्या लिखे, कैसे बढ़िया भूमिका लिखे, कैसे डायग्राम डाले। यही प्रॉब्लम जो है वो सौरभ को भी आ रहा था जब फरवरी 2025 में इकोनॉमिक मेंस का बैच जो है सौरभ ने ज्वाइन किया था। लेकिन कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेकर्स परफेक्ट। लिखते लिखते जो है सौरभ का इतना बढ़िया कमांड आ गया है। आप उसके इस आंसर में देख सकते हैं कि कितना बढ़िया डायमेंशन जो है वो ऐड किया गया है आंसर में, कैसे फ्लोचार्ट डायग्राम का इस्तेमाल किया गया है, और इससे आपको बहुत आइडिया लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करने बोला गया है। साथ ही साथ जो हरित क्रांति की चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कीवर्ड पे ध्यान देना है। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति और क्रिटिकली एनालाइज करने बोला गया है। साथ ही साथ जो चैलेंजेस हैं उसको डील करने के लिए क्या कदम उठाया गया उस पर बात की गई है। तो जो भी आंसर होता है दोस्तों उसमें 6 डायमेंशन होते हैं। क्या? भूमिका, इंट्रोडक्शन, क्या है, क्यों है, कैसे है, फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या चैलेंजेस हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम, और फिर आगे की राह। तो अब देखते हैं सौरभ ने कैसे जो इसको डील किया है। और आपको पता ही है कि आंसर में आप जितना डायमेंशन दिखाएंगे उतना बढ़िया आपको मार्क्स मिलेगा दोस्तों। तो इसमें सौरभ ने स्टार्ट किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 4 के डीपीएसपी के अनुसार अनुच्छेद 47 राज्यों को निर्देशित करता है कि वह लोगों को पोषण आहार स्तर पर व जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। और वहीं अनुच्छेद 48 जो है राज्य की कृषि और पशुपालन को आधुनिक प्रणालियों से संगठित करने को कहता है। तो लिंक करके स्टार्ट किया गया है और मुख्यतः इन्हीं सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इस पहल ने भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया बल्कि एक खाद्यान्न आयातक के साथ निर्यातक देश भी बनाया। ठीक है ना, मतलब पहले भारत जो है एक्सपोर्ट उतना नहीं करता था, लेकिन 2020 में जो है भारत मतलब एक्सपोर्ट भी करने लगा। अब हरित क्रांति के क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो पहले क्या हरित क्रांति का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकों के माध्यम से कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करना। भारत में हरित क्रांति डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एवं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की संयुक्त पहल थी। ठीक है, उसके बाद क्या क्या कंपोनेंट रहा, क्योंकि आपको पता है फ्लो चार्ट और डायग्राम का अपना विशेष रोल है। तो यहाँ पे दर्शाया गया है HY बीजों का प्रयोग, उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, निर्यात को बढ़ावा, गरीबी में कमी। ठीक है, उसके बाद हरित क्रांति कई नीतियों और उपायों का एक सम्मिलित पैकेज था, या कोई एक तत्व व संस्था का योगदान नहीं था। इन घटकों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इसके घटक रहे। इधर पूंजी हो गया, भूमि सुधार, चकबंदी, ऋण बीमा, मतलब लैंड कंसोलिडेशन, लैंड रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट, भंडारण विपणन, इधर आपका मशीनीकरण, कीटनाशक, HYV बीज, कृषि अनुसंधान, MSP की घोषणा, कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ था। उसके बाद उपयुक्त घटकों के माध्यम से भारत में हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न संकट से बाहर निकाला। तो पहले हम लोग देखे क्या, फिर जो है क्यों, अब कैसे। ठीक है, कैसे देख रहे हैं। क्यों वाला पॉइंट यहाँ पे और अच्छे से बताया गया कि भारत में जो है पहले बार बार जो है अकाल पड़ता था, उससे डील करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, और जो है प्रति हेक्टर कम उत्पादन होता था उसको बढ़ाने के लिए। और जैसे संविधान में बताया गया है कि जो अपना भारत देश है, सरकार जो है उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपने लोगों के जीवन स्तर का और खाद्य सुरक्षा को इंश्योर करे। उसके बाद उद्देश्य क्या क्या रहा इसका, कि कृषि और संरचना में सुधार, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, भूखमरी को दूर करना, कृषि के प्रति प्रकृति में परिवर्तन, रोजगार सृजन, ये सब इसका मकसद रहा। अब देखिए जो हरित क्रांति है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है, अलग अलग फेज़ में हुआ है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, ऐसा नहीं, ये निरंतर जो है वो चलते ही रहा। इस चीज़ को ध्यान देना है दोस्तों। तो फर्स्ट फेज आपका इसमें रहा, सेकेंड फेज, फिर थर्ड फेज। इसको बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम में देखिए। प्रथम चरण जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा, जहाँ पे फोकस जो है HY बीजों के आयात, और ये 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश।
उसके बाद दूसरा चरण जो हुआ ये गुजरात के कुछ पार्ट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के सब में हुआ 200 जिलों में। और फिर जो थर्ड चरण है वो तो अभी कंटिन्यूड मतलब चल ही रहा है। ठीक है, अब हरित क्रांति की सफलता क्या है? खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, ये जो है टू बी कंटिन्यूड, ये चल ही रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये चल ही रहा है। जो आपको हरित क्रांति है वो अभी ईस्टर्न इंडिया में पूरे तरीके से हो नहीं पाए, चल ही रहा है। फिर इसकी सफलता क्या है? भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है, भूखमरी में कमी आई है, आधुनिकीकरण व वैज्ञानिक खेती, व्यापारिक संतुलन की प्राप्ति, कृषकों की आय व क्रमश शक्ति में वृद्धि, उद्योग एवं अवसंरचना का विकास और वैश्विक व्यापार की भागीदारी में वृद्धि। अब देखिए, आप निबंध नहीं लिख रहे, आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हैं, तो आपको डेटा और ये सब दिखाना ही दिखाना होगा। तो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता कैसे हुआ है? देखिए 1950 में 50 मिलियन टन था, अब कहीं ना कहीं ये 300 मिलियन टन जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया है, जिसमें 200 मिलियन टन तो केवल आपका चावल और गेहूं है। फिर भूखमरी में कमी आई है, इसको यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रति व्यक्ति जो है पहले इतना था, अब इतना हो गया है। आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक खेती पे जोर, इसके अलावा जो है व्यापार संतुलन की प्राप्ति हुई है। मतलब इसके वजह से जो होता है ना, 50 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट हुआ 2020 में, और मतलब ओवरऑल जो विदेशी मुद्रा है वो भी बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या है? औद्योगिक अवसंरचना का विकास हुआ है, कृषि आधारित उद्योगों और अन्य संलग्न उद्योगों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब का बढ़ा है। कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र मिल, चीनी मिल उद्योग का विकास हुआ है। कृषि उपकरणों एवं उर्वरकों व उद्योगों में अवसंरचना जैसे सड़क, परिवहन, बिजली इत्यादि का भी विकास हुआ है। वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ी है, 8वें पोजीशन पे भारत हुआ है। और हालिया सफलताएं, भारतीय कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्पादकता बढ़कर इतना किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। कृषि में निर्यात बढ़कर, मतलब देखिए इकोनॉमिक्स क्या है ना, डायनेमिक सब्जेक्ट है, केवल स्टैटिक लिखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको अभी कभी बताना पड़ेगा। फिर असफलताएं क्या है, ठीक है ना, तो फसल विविधता में कमी, आपको पता है कि मेनली फोकस कहाँ रहा? गेहूं और चावल पे। भूमि उर्वरता में गिरावट आई है, ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने से ये दिक्कत हुआ है। जल संकट बढ़ा है। क्षेत्रीय असमानता, आप देखिए जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसान हैं और जो ईस्टर्न इंडिया के किसान हैं उसमें कितना मतलब ये हुआ है, और पर्यावरण पे प्रभाव। अब इसको फिर दिखाना है कि भूमि की उर्वरता में गिरावट आई, तो ICAR के अनुसार पंजाब में मिट्टी की उर्वरता में 30% तक गिरावट दर्ज कर दी है। जल संकट गहराया है। क्षेत्रीय असमानता मैंने आपको बताया ही। गरीब किसानों की अनदेखी, पर्यावरण पर प्रभाव। उसके बाद इन चुनौतियों को देखते हुए, क्योंकि सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है आपका कि जो चैलेंजेस है उससे डील करने के लिए क्या किया गया है। तो ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, इस पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ सरकार जो है इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन पे फोकस कर रही है, क्योंकि केवल चावल, गेहूं या अनाज से काम नहीं चलेगा। मछली पालन, मुर्गी पालन, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको टैकल किया गया है। श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, रेड क्रांति, ये सब बात बताया गया है, ठीक है। और इससे समग्र कृषि क्षेत्र में धारणीय विकास को प्रेरित किया जाएगा। इसी प्रकार 25 जनवरी 2006 को डॉक्टर स्वामीनाथन ने सदाबहार हरित क्रांति के विचार को प्रकट किया, ठीक है। स्वामीनाथन साहब ने ही जो है पहले हरित क्रांति की नींव रखी भारत में, और साथ ही साथ जब उनको लगने लगा कि हरित क्रांति में कमियां हैं तो उन्होंने सदाबहार क्रांति की बात कही। लैंड टू लैंड कार्यक्रम, विज्ञान के तकनीकों का प्रयोग, उर्वरक और कीटनाशकों का विवेकपूर्ण प्रयोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब का बात किया गया। अब आगे की राह, अगर आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हैं तो आपको आगे की राह लिखना बहुत ज़रूरी है। भारत को जैविक और सतत कृषि को बढ़ावा देना होगा, फसल विविधता पे फोकस करना होगा, माइक्रो सिंचाई तकनीक पे बढ़ावा देना है, मिट्टी व जल संरक्षण को प्राथमिकता देना होगा। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ किसानों में जो जागरूकता है वो काफ़ी कम है, तो किसानों को तकनीकी शिक्षा व जानकारी देनी होगी। पूर्वी और पिछड़े क्षेत्रों में हरित क्रांति फैलाना होगा और सतत कृषि पे फोकस करना होगा।
जलवायु अनुकूलन संबंधी कृषि को बढ़ावा देना होगा। निष्कर्ष लास्ट में आपको डालना ही डालना है। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है और भूखमरी की समस्या से काफ़ी हद तक निजात दिलाई है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट और पर्यावरणीय असंतुलन भी सामने आए। वर्तमान समय में सतत कृषि की आवश्यकता है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2 और लक्ष्य 13 से मेल खाती है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A भी पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है। अतः अब आवश्यकता है ऐसी नीतियों की जो कृषि उत्पादन को बढ़ाए और पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन को डील किया गया है। पहले क्या इसमें अनुच्छेद पॉलिटी का थोड़ा एंगल डाला गया है, फिर हरित क्रांति के क्या कंपोनेंट रहे हैं उसको शॉर्ट में दिखाया गया है, घटक क्या क्या रहे हैं उसको यहाँ बताया गया है, फिर क्यों जरूरी रहा इसको दिखाया गया है, उद्देश्य क्या रहा ऑब्जेक्टिव उसको बताया गया है, हरित क्रांति कैसे देश में हुआ 3 अलग अलग चरणों में उसको जो है मैप के थ्रू दिखाया गया है। हालांकि थर्ड वाला भी चल ही रहा है, थर्ड वाला पूरे तरीके से हुआ नहीं, और इसका इम्पैक्ट क्या रहा। सबसे मस्त पॉइंट तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सफलता को कैसे अच्छे तरीके से आपको यहाँ ग्राफ से दिखाया गया है। फिर असफलताएं क्या रही इसको बताया गया है, सरकार क्या कार्यक्रम चला रही है उसको बताया गया है, और क्या होना चाहिए, जो चैलेंजेस हैं ना, जो कमियां रहीं कि मतलब मिट्टी की उर्वरकता घटी है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, असमानता है, वो सबको दूर करने के लिए ज़रूरी क्या है, इंद्रधनुष क्रांति, दूध उत्पादन पे बल देना, ठीक है, मछली पालन, मुर्गी पालन, उसके अलावा तिलहन, मोटा अनाज पे भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। ये भारतीय सरकार का ही पहल रहा कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया है, वो चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका जो साग सब्जी है उसको बढ़ावा देना, यहाँ रेड क्रांति की बात की गई है। फिर स्वामीनाथन साहब ने ही सदाबहार हरित क्रांति का जो है नींव रखा, और फिर आगे की राह बताते हुए इसको कंक्लूड किया गया है। तो इस प्रकार से जो है सौरभ ने बहुत ज़बरदस्त आंसर लिखा है। दोस्तों अगर आप भी ऐसा आंसर राइटिंग चाहते हैं करना तो कांटेक्ट कर सकते हैं 6299319155। हम लोग का जो स्पेशलिटी है वो यही है कि हम लोग टॉपिक के साथ ही जो कैसे बढ़िया आंसर लिखे उस पर फोकस कराते हैं, ठीक है। और नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आज से डेमो भी स्टार्ट हो रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।